हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग बुक। दोस्तों, मेरा नाम मनीष शुक्ला है और मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसी क्रम में हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा था और आज हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन करेंगे। आज के अपनी क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। लर्निंग बुक पे हम सभी बहुत ही जल्दी स्टैटिक जीके की भी क्लास को देख पाएंगे। स्टैटिक जीके की क्लास लर्निंग बुक पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मोहल्ले के दोस्तों के साथ भी लर्निंग बुक चैनल को शेयर करें और उन्हें लर्निंग बुक चैनल के बारे में बताएं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आने वाला जीके का कोर्स आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको अपनी जीके को बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए और पूरे 24 घंटे के दिन में जीके के लिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा समय ज़रूर देना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका ब्रेन शार्प होगा बल्कि आने वाले फ्यूचर की चुनौतियों से भी आप स्वयं को धीरे धीरे तैयार करते रहेंगे। आशा है कि आप सभी लर्निंग बुक को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का। लाइफ प्रोसेस के दौरान हमने पिछले क्लासेस में बात की थी, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो भी वह लाइफ की जितनी प्रोसेस होती है जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, यह सब वह अपने सिंगल सेल में ही करता है। परंतु जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और तो फिर क्या हुआ, प्रत्येक प्रोसेस के लिए अलग अलग सिस्टम भी डेवलप हुए, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम का डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन यानी इंसान हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों नेचर को शो करता है, अर्थात मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शाकाहार और मांसाहार दोनों नेचर को शो करते हैं उन्हें ऑमनीवोरस बोलते हैं। तो इंसान भी ऑमनीवोरस हुआ। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इंसान पहले फूड को इनटेक करता है, मुंह में रखता है। माउथ के अंदर टीथ की हेल्प से हम फूड का मैस्टिकेशन करते हैं, यानी फूड को पीसते हैं। फिर टंग यानी जिह्वा की मदद से फूड को सलाइवा से, जो मुख के अंदर सलाइवा लार होती है, उससे मिक्स करते हैं। उसमें पिसे हुए भोजन को मिक्स करने के बाद क्या होता है, ये सलाइवा लार जो होता है उसमें मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है और इससे गले से होता हुआ, ये जो सलाइवा से मिला हुआ भोजन होता है ये हमारे गले से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। लार से मिश्रित भोजन आसानी से गले से सरक जाता है क्योंकि लार भोजन को गीला कर देता है। अगर ये भोजन गीला ना हो तो सोचिए गला जो है ये छिल जाए। अगर बिल्कुल सूखी चीज़ खाई जाए तो गला छिल भी सकता है, इसलिए लार उसको एक लुगदी रूप प्रदान कर देता है, चिपचिपा कर देता है। माउथ से ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। माउथ से ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। फिर क्या होता है कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है थोड़ा पार्ट का डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। स्टमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते लगभग सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी कि रेक्टम से होता हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ये दोनों मिलकर फूड का डाइजेशन करते हैं। ह्यूमन में न्यूट्रिशन के कुल 5 स्टेप होते हैं। पहला इंजेशन, यानी इसके अंतर्गत फूड को माउथ में रखकर दांतों की मदद से पीसा जाता है और फिर लार से मिक्स कर देते हैं। डाइजेशन दूसरा स्टेप होता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम होता है। इसमें न्यूट्रिटिव पार्ट फूड से अलग कर लिया जाता है। जो हम फूड खाते हैं उसके न्यूट्रिटिव पार्ट को डाइजेशन की हेल्प से अलग कर लेते हैं जब फूड टूट जाता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें डाइजेशन के दौरान जो पोषक तत्व भोजन से अलग हुए होते हैं उन्हें बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एसिमिलेशन के दौरान इन्हीं फूड पार्टिकल को, जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है फूड पार्टिकल का, उसे बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है।
इजेशन में डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है उसे फीकल मैटर के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। इन पांचों प्रोसेस में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन का प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जबकि एसिमिलेशन पूरी बॉडी में होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एसिमिलेशन प्रोसेस में पूरी बॉडी में जो फूड का न्यूट्रिटिव पार्ट होता है उसे पहुंचाने का काम किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एंटीरियर पार्ट में माउथ होता है और पोस्टीरियर एनस पे ख़त्म होता है। फूड माउथ से होता हुआ ओसोफेगस यानी गले की नली की मदद से स्टमक में पहुंचता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है और कौन सी ग्लैंड इस डाइजेशन में हेल्प करती है। माउथ एलिमेंट्री कैनाल की इंटीरियर ओपनिंग है। माउथ के अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। दांतों की मदद से हम भोजन को पीसने का काम करते हैं और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा यानी कि लार निकलती है उसे टंग की मदद से पिसे हुए भोजन में मिक्स करने का काम करते हैं। सलाइवा यानी लार दो काम करती है। पहला कि वह भोजन को चिकनाहट प्रदान करती है जिससे भोजन को निगलने में सुविधा होती है, वरना यदि भोजन बिल्कुल सूखा होगा तो गला छिल भी सकता है। दूसरा, यह भोजन माउथ फिर ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, हम टीथ को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने हम टीथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं कि टीथ का डिस्कशन। टीथ बक्कल कैविटी में उपस्थित सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है जिसकी मदद से हम काटने के साथ साथ पीसने का कार्य करते हैं। ये काटना और पीसना हम भोजन को क्या करते हैं। दांत का बिल्कुल बाहर दो जो हमें सफ़ेदी दिखाई देती है उसे इनेमल कहते हैं। यह इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, तभी तो हम पूरी लाइफ इस इनेमल पे ब्रश को रगड़ते रहते हैं और ये इनेमल पूरी लाइफ हमारा साथ देता है। वरना अगर ये इतना कठोर ना होता तो लगातार पूरी लाइफ इस पे ब्रश ना रगड़ सकते हम, और धीरे धीरे इसका जो है ये ख़राब होने लगता और कुछ समय बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाता। लेकिन ये भगवान ने क्या किया, इनेमल को सबसे हार्डेस्ट पार्ट पूरे बॉडी का बनाया जिससे अगर हम इस पर पूरी लाइफ ब्रश भी रगड़ें तो भी ये घिसे नहीं। अभी हम दांत के स्ट्रक्चर का फिगर से भी अध्ययन कर लेंगे। पहले इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इनेमल सबसे बाहरी पार्ट, वाइट वाले पार्ट को इनेमल कहते हैं। इनेमल के ठीक नीचे डेंटाइन पार्ट होता है और डेंटाइन के ठीक नीचे डेंटल पल्प होता है जहाँ पर नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। इसके ठीक नीचे टूथ का रूट पार्ट होता है जो मसूड़े में धंसा होता है जिससे दांत अपने स्थान पर टिके रहते हैं। आइए इसका अध्ययन अब हम फिगर से कर लेते हैं। ये दांत का बिल्कुल बाहरी भाग देखिए। पहले तो दांत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डेंटल क्राउन एरिया होता है, दूसरा होता है टूथ रूट एरिया। डेंटल क्राउन एरिया में सबसे बाहरी भाग जो सफ़ेदी जिस पे हम ब्रश को रगड़ते हैं उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के ठीक नीचे डेंटाइन पार्ट होता है और इसके ठीक नीचे डेंटल पल्प पार्ट होता है। इसी डेंटल पल्प पार्ट में ब्लड सप्लाई और नर्व की सप्लाई होती है। अगर ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कट जाए तो हमें अपने दांतों के दर्द महसूस नहीं हो पाएगा। और डेंटल क्राउन के नीचे ठीक टूथ रूट एरिया होता है जो कि हमारे मसूड़ों में धंसा होता है और ये दांतों को एक स्थान पर टिके रहने में मदद करता है। मनुष्य में कुल 4 तरह के दांत पाए जाते हैं जिनका नाम है इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इसको फिगर से समझ लेते हैं। इंसीजर भोजन को काटने में हेल्प करता है। आगे के जो दोनों दांत होते हैं उन्हें इंसीजर कहते हैं। ये हाफ पार्ट का डिस्क्रिप्शन किया है और सेम हाफ पार्ट अपर हाफ का डिस्क्राइब है इसमें फिगर में, और सेम हाफ इस साइड का मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम होता है। देखिए इंसीजर इधर और ये वाला दांत जो होगा उसके जस्ट बगल वाला इंसीजर के ठीक बगल वाला इंसीजर होगा। इंसीजर भोजन को काटने का कार्य करता है। इंसीजर के बाद कैनाइन होता है। कैनाइन भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। यह जनरली मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होता है क्योंकि उन्हें मांस को फाड़ने का कार्य करना पड़ता है। मोलर और प्रीमोलर भोजन को पीसने का कार्य करते हैं।
आइए डेंटल फार्मूला को देख लेते हैं कि ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला 21-23/21-23 होता है। ऊपर नीचे मसूड़ों के हाफ पार्ट का यह फार्मूला दिया होता है, यानी कि मानव के किसी एक मसूड़े के आधे भाग में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। और अगर हमें किसी एक मसूड़े के, वो मसूड़ा ऊपर का भी हो सकता है या फिर नीचे का भी हो सकता है, का पूरा डेंटल फार्मूला देखना होगा तो हमें डेंटल फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से किसी एक मसूड़े ऊपर या नीचे में कुल 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर दांत होते हैं। और जब हम इनको काउंट करते हैं तो एक मसूड़े में टोटल 16 दांत आते हैं और पूरे मुख में 32 दांत आ जाते हैं। मीन्स कि ये जो 21-23 लिखा हुआ है ये ह्यूमन के किसी एक पार्ट के, मतलब ऊपर के मसूड़े या नीचे के मसूड़े को जब हम बीचों बीच से डिवाइड करते हैं तो ये आधे पार्ट का डेंटल फार्मूला लिखा हुआ है 21-23/21-23 होता है। तो जब हम पूरे पार्ट का करना होगा तो पहले 21-23 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक भाग का, मतलब ऊपर के मसूड़े का या नीचे के मसूड़े का पूरा आता है। और जब हमें पूरे दांत का निकालना होगा तो ऊपर के मसूड़े नीचे का मसूड़े का अलग अलग निकालेंगे। तो इस तरीके से कुल 32 दांत आते हैं। इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ह्यूमन का डेंटल फार्मूला 21-23 होता है। ये जो फार्मूला है ये किसी एक मसूड़े का, ये मसूड़ा ऊपर का भी हो सकता है, ये मसूड़ा नीचे का भी हो सकता है, के हाफ पार्ट का है। यानी कि मानव के आधे भाग में, मानव के किसी एक मसूड़े के आधे भाग में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि मानव के किसी आधे भाग में, मानव के किसी मसूड़े के आधे भाग में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। जब हम इसको पूरे किसी एक मसूड़े का पूरा निकालते हैं तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे भाग का लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर हो जाएंगे। तो पूरा 16 दांत एक मसूड़े में आ गए। और जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 32 दांत हो जाते हैं। आइए अब हम टंग यानी जिह्वा के बारे में डिस्कस करेंगे। टंग माउथ के अंदर फ्लैशी, मूवेबल और मस्कुलर आर्गन होता है जो माउथ के पोस्टीरियर पार्ट के फ्लोर से जुड़ा होता है। जिह्वा का मुख्य कार्य भोजन को चबाने, भोजन को लार से मिक्स करने और निगलने में सहायता प्रदान करना होता है। टंग के ऊपरी सरफेस पर कुछ उभार पाया जाता है जिसे हम पैपली कहते हैं, और यही पैपली टेस्ट बड का कार्य करती हैं, जो हमें कुछ खाने के बाद उसके स्वाद का एहसास कराने का कार्य करती हैं। आइए टंग को हम ज़रा इसके फिगर से जानते हैं, समझते हैं, और हमको टंग का कौन सा पार्ट किस स्वाद का अनुभव कराता है इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, ये है हमारा जो है टंग है, इसमें जो एकदम आगे का पोर्शन है, इंटीरियर पार्ट है, ये हमें स्वीट का अनुभव कराता है यानी मीठे का। पोस्टीरियर पार्ट साल्टी और सोर का अनुभव कराता है, और एकदम लास्ट का पार्ट बिटर का अनुभव कराता है। इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं कि जैसे हम किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले क्या आता है, पानी पीने के लिए आएगा तो उसमें मिठाई पानी आएगा, तो सबसे अगला भाग क्या करता है, मीठे का अनुभव कराता है। फिर उसके बाद साल्टी सोर, फिर नमकीन और चाय पीने के लिए आता है, तो नमकीन साल्टी और सोर नमकीन हो गया। और फिर भी अगर हम उसके घर पे कुछ देर और रुके हुए हैं तो हमारे लिए खाना आएगा, और खाने में क्या होता है, मिर्च पड़ी होती है, तो वो हमें बिटर का अनुभव कराता है। यानी कि स्वीट सबसे पहले जब पानी पीने के लिए आए तो स्वीट, और फिर लेटरल पार्ट साल्टी और सोर का, और एकदम बिटर पार्ट मतलब सबसे लास्ट का पार्ट, पीछे का पार्ट। देखिए, कभी कभी जब हमें खूब ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो हमारे कानों में जलन सी होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि पीछे के पार्ट एकदम, कान हमारा जीभ के पीछे से टच है, तो सबसे पीछे का पार्ट हमें तीखे का अनुभव कराता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके आगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।